एमपी बीजेपी अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। इंदौर में समर्थकों में खुशी की लहर। सीहोर में जीतू पटवारी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अशोकनगर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। झबुआ के गांव में सड़क का अभाव, मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता कच्चा। गर्भवती महिला को लेने नहीं पहुंची एम्बुलेंस, पैदल ही अस्पताल ले जाने को मजबूर परिजन। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत खंडेलवाल बुधवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की थी, जिसको लेकर इंदौर में हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अनुभव कौशल की ओर भी प्रभावी ढंग से उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष की कमान भारतीय जनता पार्टी की हेमंत जी खंडेलवाल को सौंपी। हेमंत जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। पूर्व में वो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में विधानसभा से बैतूल से विधानसभा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से हमारे निवर्तमान अध्यक्ष बीडी भाई साहब ने संगठन को इतना अपने नए नए जो प्रयोग करके, जिस तरह से बूथ स्तर तक के कार्यक्रम करके, किस प्रकार से इसको हमारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से इतना सक्रिय किया है, मुझे आशा है पूरी उससे कई गुना बेहतर और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम खंडेलवाल जी करेंगे। और उनकी नियुक्ति के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर ने सीहोर में जिला कांग्रेस ने एसपी ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर हुई एफआईआर को रद्द करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती और इछावर से कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल समेत सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जिला कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर एक षड्यंत्र के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें बीजेपी की सोची समझी साजिश है। 25 जून को अपने ओरछा दौरे में माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी से ये परिवार मिला और अपनी आप बीती उन्होंने उन्हें सुनाई। इस बीच उन्होंने कल प्रशासन से बात की। प्रशासन ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसी घटना हुई है और हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन 26 तारीख को नाट की घटनाक्रम में शपथ पत्र लगाकर पुलिस थाने ने श्री पटवारी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जो कि पूर्णतः अनैतिक है, जो कि अलोकतांत्रिक है। श्री जीतू पटवारी जी ने ये कहा है कि वे आम जनता की और पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार कितना भी दमनकारी नीति अपनाकर उनकी बात दबाने की कोशिश करेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस और आम जनता मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासन के पुलिस विभाग के इस कृत्य के खिलाफ है। और जब तक प्रदेश सरकार माफी नहीं मांग लेती, जब तक इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज की उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रही है। दरअसल स्वतंत्रता के 78 सालों के बाद भी कई गांव सड़क की सुविधा से वंचित हैं। ताजा मामला थंडाला विधानसभा के पास
ग्राम नाथापाड़ा से सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला की जान सड़क न होने के कारण चली गई। गर्भवती महिला को लेकर एम्बुलेंस नहीं आई, लेकिन सड़क न होने की वजह से कीचड़ में फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद भी एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई तो महिला के परिजन उसे पैदल ही अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़े। इस घटना की जानकारी हम लोगों को लगी है और विधानसभा थाना के अंतर्गत ये नाथपाड़ा गांव आता है, खवासा का उधर है, सुदूर गांव है। वहां की पंचायत ने कई बार सरकार से वो टुकड़ा सड़क का बनाने के लिए मांग भी की, प्रस्ताव भी भेजा। आज तक उस पर कोई गौर इस सरकार ने नहीं किया, न ही प्रशासन का कोई अधिकारी इसके मामले में कोई जागरूकता दिखाई। और आज ये स्थिति हुई कि बरसात के अंदर उस गांव की एक महिला गर्भवती थी, उसे गर्भ के दर्द आए और तत्काल एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई और ये स्थिति हुई कि इसी विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उस महिला को उठा करके 1.5-2 किलोमीटर पैदल आगे लाना पड़ा और दूसरी गाड़ी करके उसको अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि हमने बहुत विकास किया है। ये विकास का एक नजारा अभी सामने है और अगर वो लोग सभी इकट्ठा होकर के उस महिला को 1.5 किलोमीटर जल्दी से पैदल 2 किलोमीटर बाहर नहीं लाते तो शायद है कि जच्चा बच्चा की भी डेथ हो जाती। एम्बुलेंस आई थी? आई थी। क्या हुआ फिर? वो कीचड़ में वहाँ फंस गई थी? फंस गई। फिर कैसे लाए आपको? दूसरी गाड़ी फिर आई थी। अच्छा, कितना रास्ता कच्चा है आपके वहाँ का? पूरी कीचड़ है। कितना दूरी का होगा लगभग? कितना लंबा रास्ता है आपके वहाँ का कच्चा? 1-2 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो आपको पक्के रास्ते तक कैसे लाए? चला के लाए या किसी गाड़ी पे बिठा के? पक्के गाड़ी में लगा के लाए। चला के लाए? चला के लाए वहाँ तक चला के लाए? अच्छा, एम्बुलेंस तो आई थी ना? आई थी दूसरी पे। फिर दूसरी गाड़ी से लेके आए कि एम्बुलेंस में लाई? नहीं, दूसरी गाड़ी पर आई थी एम्बुलेंस में। अच्छा, बहुत तो कीचड़ में थे, दूसरी ट्रैक्टर में से वो निकाल ली। अच्छा। इंदौर के एक शासकीय स्कूल से छात्राओं के साथ शोषण का मामला सामने आया, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र सिंह यादव को इसकी शिकायत देते हुए पीएमओ मुख्यमंत्री के डायरेक्टर संदीप अस्थाना को मामले की जानकारी देते हुए वहीं हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने शिकायत की है। कलेक्ट्रेट ने महिला एसडीएम पर ज्ञापन सौंपा। एसपी पूर्व को भी 2020 में कोई कार्रवाई नहीं। यह शहर इंदौर का एक शासकीय स्कूल है जहां पर कक्षा चौथी की बच्चियों के साथ में उनका गरिमा के प्रति उनके लैंगिक डबल स्टैंडर्ड मीनिंग की बातें न केवल बातें की जाती बल्कि उन बच्चों के साथ में अश्लील आपत्तिजनक बातें भी की जाती। वार्तालाप भी 2 पुरुष टीचरों के द्वारा साथ किया जाता था और उन टीचरों के साथ दोनों बच्चियों के साथ में बराबरपूर्वक मारपीट भी की जाती है। इनसे पूरी संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर जब पूरी जानकारी इन दोनों टीचरों के खिलाफ उनके परिजनों बच्चों की चौथी क्लास के बच्चों के परिजन को पता चली तो उन्होंने पूरी शिकायत वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी और साथ में अपर कलेक्टर महोदय विकास को भी इससे पूरी जानकारी से तलब कर जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने जिसके बाद उन्होंने पूरे संपूर्ण मामले की जांच श्रीमान एसडीएम महोदय नीता राठौर जी को सौंपी। नीता राठौर जी ने पूरे मामले के अंतर्गत जांच करके पुरुष टीचरों के साथ में महिला टीचरों को बयान लेकर और पीड़ित बच्चों को बयान लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में माना कि ये दोनों ही टीचर जो पुरुष टीचर है, जो दोनों पुरुष टीचर मानसिक रूप से विकृत प्रतीत होते, जो बच्चों के साथ न केवल बर्बरतापूर्वक मारपीट करते हैं बल्कि इनसे 2 की बातें भी करते हैं और इनके साथ अश्लील आपत्तिजनक वार्तालाप भी करते हैं। पूरे घटनाक्रम की जानकारी के बाद में उन्होंने मामले को पूरी रिपोर्ट के साथ में बड़े अधिकारी को भेज दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिस पर हमारे द्वारा इसके अंदर ग्राम खुडेल। रानापुर में 2 जुलाई को बड़े ही धूमधाम से चतुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम मनाया गया। ये कार्यक्रम अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर आयोजित में किया गया था, जिसमें शुक्ल दिगंबर जैन समाज के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से भी कई भक्त मुनिश्री के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान सबसे पहले सुबह मंदिर में अभिषेक पूजन और 1008 आदिनाथ भगवान विधान मंडल की पूजा अर्चना की गई। स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आज लोकसभा के
इस उद्घाटन सत्र में ओम बिरला जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, शहरी स्थानीय निकाय के हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी और उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, पूरे देश से आज शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे मेयरगण और सभी अधिकारीगण, आप सबका मैं इस गुरु द्रोणाचार्य की पवित्र भूमि गुरुग्राम में भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि, इस भूमि पर सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। इस पवित्र भूमि पर आप सब यहां पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आप सबका दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप 2 दिन एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा, विचार और मंथन करने वाले हैं जो एक भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम करेगा। आज इस उद्घाटन सत्र में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र वो भी यहां पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। यह विषय हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047, उस विजन को साकार करने की ये सम्मेलन राह दिखाता है। मुझे खुशी है कि हमारा देश एक जीवंत लोकतंत्र है। मुझे ये भी खुशी है कि शहरी स्थानीय निकाय इस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर जितनी गहरी होंगी, हमारा राष्ट्र उतना सशक्त और मजबूत होगा। इसलिए स्थानीय निकायों में भी लोकसभा के सत्रों की तरह यह सत्र बुलाकर स्थानीय मुद्दों पर माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर गहन मंथन और विचार यहां पर होगा। मैं इसके लिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति हर नागरिक को सजग करना है। अब समय है कि हम इस मूल मंत्र को हर नागरिक के कल्याण के लिए आधार बनाएं। इससे आमजन का लोकतंत्र में विश्वास और गहरा होगा। जहां तक नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, तो यह भी नागरिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर,
नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है, उनको लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बागडोर जिन हाथों में सौंपी है वो आज उनको उसके सपने वो पूरे होते हुए उनके बीच में दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि विकसित भारत, हमने विकसित हरियाणा, ये विकसित नगरों से ही बनता है। हम सब जानते हैं कि हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत अभी तक से शुरू की गई तैयारियां, हम आज साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसमें आज ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है, हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ लगते हम देखते हैं 180 किलोमीटर लंबे केएनपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है, जहां बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर हैं वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के उस विजन जो उन्होंने कहा है कि हम देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है और हमने हरियाणा के अंदर हमारा फरीदाबाद है, करनाल है, इन शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपना रहे हैं। हमने हरियाणा में जो हर निकाय में डिजिटल पोर्टल, ऐप और जीआईएस मैपिंग और एआई आधारित समाधान हम अपनाए रहे हैं। चाहे संपत्ति कर की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो, क्योंकि जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर होती हैं, ये वही सरकार है जो आज यहाँ पर बैठी है, जो आमजन की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरती है और उनको हम मजबूती से वो सर्विस सेवाएं देने का काम हम करते हैं। और हमने हरियाणा में इसको सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का काम वो हमने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में सभी परिवारों का एक पहचान पत्र भी बनाया है, डेटाबेस हमने खड़ा किया है और इसमें सभी सरकारी योजनाओं के साथ हमने उनको जोड़ा है। अब इन योजनाओं का लाभ नागरिकों के घर के ऊपर ही उनको घर बैठे ही ऑनलाइन उनको वहां पर उपलब्ध हो जाता है, चाहे उसमें प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपना प्लॉट लिया है और वो प्रॉपर्टी आईडी उसको मालूम है कि हमने उसको ऑनलाइन सिस्टम से उन तक पहुंचाया है और चाहे स्वामित्व योजना के तहत पुराने प्रॉपर्टी विवादों को भी हमने समाप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो स्वामित्व योजना जो पूरे देश के अंदर चलाई है, उसको हमने हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया है। और इसी दिशा में हमने हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल उसकी भी शुरुआत हमने हरियाणा के अंदर की है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग
ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन, बायो सीएनजी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो विकसित राष्ट्र की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि उनका सपना है कि हर शहर ये स्लम मुक्त होना चाहिए, वहां रहने वाले गरीब को भी पक्का मकान वो मिले, बुनियादी सुविधाएं उस तक भी पहुंचे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके सौंपने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन अब हमें शहरी गरीबों के लिए जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, उसको भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा में प्रथम चरण में कुंडली, मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी 148 मैट्रिक यूनिट का निर्माण हमने किया है और इसके लिए 627 सिंगल रूम सेट भी बनाए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि आप जब ये उद्घाटन सत्र के इस अवसर के ऊपर हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हम सब के बीच में आए हैं और हम सबको उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और हम सब 2 दिन बैठ करके एक एक विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि हमारे 5 ऐसे शहर हैं जिनकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी कि उन्होंने अपने जो निगम क्षेत्र है, उस निगम क्षेत्र के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की है, उसको भी हमें देखने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा, ताकि हम उसको अपने अपने शहर के अंदर बढ़ा सकें और सामूहिक रूप से बैठ करके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। मुझे तो ये खुशी है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं और मन की बात में हम देखते हैं कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम के अंदर उस प्रैक्टिस को पूरे देश के साथ शेयर करते हैं, ताकि देश के लोग उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। और मुझे खुशी है कि जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनको यहाँ प्रेजेंटेशन के रूप में हम सब देखेंगे भी, उन्होंने क्या क्या अपने अपने शहर के अंदर उनकी सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन को सरल करने के लिए क्या क्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, उसको हमें नजदीक से देखने का भी, समझने का भी और चर्चा करने का भी ये अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि आप ही वो शक्ति है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को आप लोग धरातल पर उतारने वाले हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आपसे अपेक्षा है कि आप केवल योजनाएं नहीं बननी चाहिए, योजना को अमली जामा पहना करके धरातल के ऊपर उसको लागू करना चाहिए और हम आंकड़ों में न रह करके परिणाम के अंदर हमें विश्वास करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आप सबका एक बार फिर इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे विकसित भारत को बनाएंगे जहाँ हर शहर साफ होगा और सुंदर होगा, समृद्ध होगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से हरियाणा के लोग